हेलो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्ज़ाम। मैं डी के सर आपके लिए लेकर आया हूँ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है IUPAC नेम बताना है। ये कंपाउंड जो है इसका आपको IUPAC नेम बताना है। देखो IUPAC नेमिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग करेंगे अपन, जैसे यहाँ जो ग्रुप लगा रखा है ये Cl ग्रुप है, ये NO2 ग्रुप है और ये CH3 ग्रुप है। तो आपको क्लोरो, नाइट्रो और मिथाइल में अगर कंपेयर करें तो क्लोरो सबसे पहले आएगा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसमें अपन को देखना होगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। FPD रूल के अकॉर्डिंग अपन को नंबरिंग करनी होगी। तो ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5 और 6। अब इसमें देखो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट देखें तो क्लोरो जो है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, तो 1 क्लोरो हो जाएगा, उसके बाद मिथाइल होगा, फिर नाइट्रो होगा, तो 4 मिथाइल हो गया, 2 नाइट्रो है और फिर क्या आ गया, बेंजीन। मीन ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स आर नॉट एन एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। देखो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो +m इफेक्ट शो करते हैं, मीन्स जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो जो +m वाले ग्रुप हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ पे, एक तो OCH3 है, एक NH2 है और एक आ जाएगा यहाँ पर C2H5 ग्रुप और एक आ जाएगा NHCOCH3 ग्रुप। तो ये 4 ग्रुप्स ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, +m इफेक्ट शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं और बेंजीन रिंग को ESR के लिए एक्टिवेट कर रहे हैं, इसलिए इनको एक्टिवेटिंग ग्रुप बोला गया। तो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा सेकंड, मतलब 4 ग्रुप्स हैं जो एक्टिवेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एग्जिबिट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पूछा गया इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी। तो अगर अपन ऑप्शंस चेक करें तो यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है उसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर होती है, मॉलिक्यूल में ही क्या होता है, H बॉन्डिंग होती है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डिहाइड में भी इंट्रा मॉलिक्यूलर होगा। ऑर्थोबोरिक एसिड अगर अपन देखें तो ऑर्थोबोरिक एसिड जो होगा वो इस तरह से आएगा, यहाँ पर OH होता है, यहाँ पर OH होता है और यहाँ पर भी OH होता है। तो इनकी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ क्या रहती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग कहाँ पर होगी, ऑर्थोबोरिक एसिड में होगी। ऑर्थोनाइट्रो बेंजोइक एसिड में भी इंट्रामॉलिक्यूलर होती है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑर्थोबोरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म 4,5 डाई इथाइल ऑक्टेन। देखिए पहले इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑक्टेन मीन्स कितने कार्बन होंगे, 8 कार्बन, 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कार्बन आ गया। अब 4 और 5 पे डाई इथाइल ग्रुप है, ये 1, 2, 3, 4 है, इस पर एक इथाइल ग्रुप है और जो 5 है वहां पर भी क्या होगा, एक इथाइल ग्रुप होगा। अब ये आपको बनाना है। यहां अगर अपन चेक करें तो एक क्या आ रही है, सिमेट्री आ रही है। अब सिमेट्री के अलोंग देखें और सोडियम से रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में आपको ये जो कंपाउंड बन रहा है इसके साथ में हैलोजन ऐड करना होगा। तो अगर अपन यहाँ जो सिमेट्री है इसके अलोंग अगर कोई भी हैलोजन ऐड करें तो ये 1, 2, 3, थर्ड नंबर पे क्या रहेगा, कोई हैलोजन रहेगा, 4, 5, 6 में 6 कार्बन का हेक्सेन होगा और थर्ड नंबर पे कोई भी हैलोजन रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, 4th ऑप्शन आ गया, 3 ब्रोमो हेक्सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 5, एक असर्सन रीजन का क्वेश्चन है। यहां दे रखा है कि NH2C डबल बॉन्ड S और NH2, ये है थायोयूरिया। इस कंपाउंड का नेम क्या है, थायोयूरिया। देखो थायो वर्ड तब यूज किया जाएगा जब ऑक्सीजन जो है वो रिप्लेस हो जाता है सल्फर से, तो थायो बोल देंगे उसको। तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया, थायोयूरिया। गिव्स रेड कलर इन लेसाने टेस्ट। लेसाने टेस्ट जब किया जाता है तो ये रेड कलर देता है, ये बोला गया। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये रेड कलर देगा, ठीक है। कंपाउंड्स हैविंग नाइट्रोजन अलोंग विद कार्बन, रेड कलर इन, गिव्स रेड कलर इन लेसाने टेस्ट। देखो ये स्टेटमेंट ठीक है लेकिन ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। नाइट्रोजन जो कार्बन के साथ में होते हैं उनके अलावा कार्बन के साथ में क्या होता है, सल्फर भी होता है। नाइट्रोजन और सल्फर अगर दोनों होते तो ये रेड कलर देता, ये करेक्ट था स्टेटमेंट।
रेड कलर दे रहा है क्योंकि नाइट्रोजन के साथ में सल्फर भी आ रहा है और कार्बन भी आ रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन अपन देखें तो कि फर्स्ट तो राइट हो गया, सेकंड हो गया फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा यहाँ पर, असर्शन ट्रू है और रीजन जो है वो फॉल्स है, मतलब थर्ड ऑप्शन आएगा ये ऑप्शन ठीक होता है अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होते हैं कार्बन के साथ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। देखो यहाँ C2H2 गिवन है, C2H2 होगा क्या, इथाइन या एसिटाइलिन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। रेड हॉट आयरन ट्यूब से रिएक्शन हो रही है, मीन्स ये क्या करेगा, चक्रीकरण करेगा और इसके 3 मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एक बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन कर लेंगे। उसके बाद आपको गिवन है CH3COCl, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में है CH3C डबल बॉन्ड OCl। तो यहाँ FCR रिएक्शन होगी, यहाँ से Cl रिमूव होगा और ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा और कंपाउंड जो बनेगा इस तरह से आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ आ गया CH3, मीन्स एसिटोफेनॉन का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद जिंक अमलगम आपको गिवन है यहाँ पर ZnHg और HCl। ये क्या करेगा, जो CO ग्रुप होता है उसको कन्वर्ट कर देता है CH2 ग्रुप में, मीन्स ये जो CO ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH2 में, और यहाँ आ गया CH3 और ये बेंजीन रिंग। ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है ये अपन चेक कर सकते हैं, यहाँ Cl आ रहा है, ये नहीं होगा, 2 मिथाइल ग्रुप नहीं होगा, ये एक इथाइल ग्रुप आ रहा है, ये करेक्ट ऑप्शन है और ये भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट होगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट बिटवीन। देखो 2 मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों में आपको आइसोमेरिज्म कौन सी है ये पूछा गया है। तो ये 1 2 3 1 ओल है और ये 1 2 3 2 ओल है, मीन्स ओल जो है उसकी पोजिशन क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो ये पोजिशनल आइसोमर होंगे, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल रेडिकल्स। एल्काइल रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, तो इसके लिए स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और फिर क्या आएगा 1 डिग्री। तो यहाँ अपन चेक कर सकते हैं 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, 4th ऑप्शन में आ रहा है, फिर आ रहा है 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मिथाइल। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज सुटेबल फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन का प्योरिफिकेशन करना है, मीन्स एनिलीन को वाटर से क्या करना है, प्योरीफाई करना है। तो देखो प्योरिफिकेशन के जो मेथड्स होते हैं, जितने भी मेथड्स हैं उनका एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दिया है किस तरह से आएगा। देखो जो प्योरिफिकेशन के मेथड्स होते हैं उनमें आता है सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर और स्टीम डिस्टिलेशन है और एक डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन है। तो कौन से कंपाउंड के लिए इन मेथड्स को यूज़ किया जाता है, जो सब्लिमेशन है वो कैम्फर के लिए यूज़ किया जाता है। सब्लिमेशन का मतलब होता है ऊर्ध्वपातन, सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है ये। तो ये कैम्फर मीन्स कपूर जो होता है उसके लिए काम में लिया जाता है। चलिए दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन, ये सॉल्ट और शुगर का जो मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन होता है, उसके लिए काम में लिया जाता है क्रिस्टलाइजेशन। थर्ड है सिंपल डिस्टिलेशन, अगर क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का मिक्सचर है और उनको सेपरेट आउट करना है तो उसके लिए हमें सिंपल डिस्टिलेशन यूज करना होगा, क्योंकि दोनों की जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये मेथड तभी यूज किया जाता है जब 2 कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो, डिफरेंस हो। तो यहाँ क्लोरोफॉर्म को अगर एनिलीन से सेपरेट आउट करना है तो इसके लिए सिंपल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसका यूज होता है क्रूड ऑयल के लिए और ये मेथड तब यूज किया जाता है जब कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत माइनर सा डिफरेंस हो, ज़्यादा डिफरेंस ना हो, तो हमें फ्रैक्शंस के रूप में उनको क्या करना होता है, सेपरेट आउट करना है। तो क्रूड ऑयल जो होता है जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, उन सब के लिए कौन सा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। इसमें क्या होता है कि जो ग्लिसरॉल होता है या ग्लिसरीन जो होता है उसको स्पेंट लाइट से क्या करना है, हमें सेपरेट आउट करना है। तो उसके लिए हमें प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा और उसके बाद उसको बॉईल करना पड़ेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये ग्लिसरॉल और स्पेंट लाइट को अगर आप सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं तो ये मेथड यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है स्टीम डिस्टिलेशन, एनिलीन को अगर आप वाटर से सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए स्टीम डिस्टिलेशन काम में लिया जाएगा।
मतलब इनकी स्टीम बनानी होगी और फिर दोनों की स्टीम जो होगी वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगी, दोनों को सेपरेट आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि कोई भी दो कंपाउंड्स हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग सॉल्वेंट में क्या होती है, अलग अलग होती है, तो उनके क्या बन जाते हैं, एक्सट्रैक्शंस किया जा सकता है, उनसे लेयर्स बन जाती है। तो इस तरह से ये कुछ मेथड्स हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। एनिलीन को क्या करना है, प्यूरिफाई करना है, वाटर से प्यूरिफाई करना है यहाँ पर। तो उसके लिए अपन ने थोड़ी देर पहले ही देखा था कौन सा मेथड काम में लेते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन वाला मेथड काम में लिया जाता है। तो फोर्थ आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ये कुछ एक मेथड्स हैं, ये चेक कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है प्रोटीन आर फाउंड टू हैव टू डिफरेंट टाइप्स, that is alpha helix and beta pleated sheet structure. Alpha helix structure of protein is stable by alpha helix और beta pleated sheet जो दोनों स्ट्रक्चर होती है उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो हेलिक्स होती है उनमें इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने होते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मैच द रिएजेंट इन कॉलम विद द करेक्ट प्रोडक्ट नेम। देखो कुछ रिएजेंट्स हैं, कुछ इनके प्रोडक्ट हैं, इनसे कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे फर्स्ट है हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो हाइड्रोक्सिल अमाइन का प्रोडक्ट बनता है वो होता है ऑक्सीम। हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या होगा, NH2OH। तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा हमें, ऑक्सीम। यहाँ क्या आ जाएगा, N डबल बॉन्ड के साथ में और ये OH, ये क्या बन गया, ऑक्सीम। मीन्स जो फर्स्ट है उसका आंसर आएगा फोर्थ, ऑक्सीम। नेक्स्ट है हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन से प्रोडक्ट जो बनता होता है हाइड्रोजन, मीन सेकंड का आएगा थर्ड। 2,4-DNP 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से बनता है फिनाइल हाइड्रोजोन, मीन्स इसका आंसर आएगा सेकंड। और जो सेमी कार्बिजाइड होता है उसका प्रोडक्ट होता है सेमी कार्बिजोन, मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट का 4 आ रहा है, फर्स्ट का 4 यहाँ पर आएगा, फिर सेकंड का थर्ड, सी का सेकंड और डी का क्या आएगा, फर्स्ट। मीन्स ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इंपॉर्टेंट है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन का रिएक्शन का टाइप है, ये उससे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें RCOONA है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट है सोडा लाइम से जो रिएक्शन हो रही है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है वो होता है वॉकवुड रिएक्शन। नेक्स्ट AgOH और Br2 के साथ में RBr बन रहा है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं होन्स्टाइकर रिएक्शन। और नेक्स्ट है R2COLI जो गिलमैन्स रिएजेंट होता है उसको बोला जाता है कोरे हाउस रिएक्शन। तो इसका अगर अपन ऑप्शन देखें कि A का क्यों है, A का क्यों आ गया, B जो है उसका आ जाएगा R, C का आ जाएगा S और D का आ जाएगा P, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ ये वाला एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अगेन एक स्टेटमेंट है, इन ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल हैज आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2। HCl और ZnCl2 के साथ में क्या है, इनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है, ये इनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। और HCl और ZnCl2 को बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट नॉर्मल कंडीशंस टेक सेम टाइम। सेम टाइम नहीं लेते हैं, ये अलग अलग टाइम होता है। टर्शरी की 2 to 3 सेकेंड होता है और सेकेंडरी के लिए अबाउट 5 मिनट होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। कौन सा ऑप्शन आ गया, सेकंड ऑप्शन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, the compounds which will have the lowest rate towards nucleophilic aromatic substitution। nucleophilic aromatic substitution रिएक्शन करनी है, उनमें सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है। तो इसके लिए देखते हैं अपन, देखो यहाँ पर जो ग्रुप्स लगा रखे हैं वो NO2 ग्रुप है, ये विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी विड्रॉइंग है, ये भी विड्रॉइंग है, ये विड्रॉइंग है और ये भी क्या है, विड्रॉइंग है। तो मेटा पोजीशन पे जो विड्रॉइंग इफेक्ट होता है या जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है सबसे कम लगता है और सबसे कम यहाँ लग रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। इस रिएक्शन में ए क्या है, देखो NaOH से रिएक्शन हो रही है, 623 और 300 ATM है, ये कौन सी रिएक्शन है, डाउज प्रोसेस हो गया। और डाउज प्रोसेस का जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा होता है, फिनॉल होता है। ये भी कौन सा है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, फिनॉल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
16 अमंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये नीट में वैसे पूछा जा चुका है पहले भी। ये जो है ये कंपाउंड भी कैसा होगा, एरोमेटिक होगा, क्योंकि इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ अगर चेक करें तो ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। और इसको अगर देखें तो यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कॉन्जुगेशन भी नहीं आ रहा, तो ये वाला एरोमेटिक नहीं होगा। तो टोटल 4 कंपाउंड्स ऐसे हैं जो एरोमेटिक होंगे, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 अंडर द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ एक रिएक्शन दे रखी है, NaOH है, CO2 है, H+ है, फेनॉल है। याद करो कौन सी रिएक्शन होगी, कोलबेज रिएक्शन है ये। और कोलबेज रिएक्शन का ये इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है, ये कोलबेज रिएक्शन है, कोलबेज स्मिथ रिएक्शन बोल सकते हैं इसको आप। इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, सैलिसाइलिक एसिड बनता है। तो सैलिसाइलिक एसिड कहाँ आ रहा है, ये रहा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ कुछ डाइएजोनियम सॉल्ट आपको गिवन है, तो इनमें स्टेबल पूछा गया। तो जो एरोमेटिक डाइएजोनियम क्लोराइड होते हैं या हैलाइड होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। रीजन ये होता है कि यहाँ बेंजीन रिंग का इस N2 ग्रुप के साथ क्या हो जाता है, कॉन्जुगेशन आ जाता है, इस वजह से ये स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, सेकंड। ध्यान ये रखना कि एरोमेटिक वाले जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं देन एलिफेटिक। चलिए नेक्स्ट कुछ कॉलम मैच के हैं, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जैसे राइबोफ्लेविन जो होता है विटामिन B2 होता है, और इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है, किलोसिस। नेक्स्ट है थायमीन जो विटामिन B1 है, इसकी डेफिशिएंसी से बेरी होता है। और जो पायरिडॉक्सिन है इस B6 है, विटामिन B6 से क्या होता है, कन्वुल्सन होता है। और नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C है, ये इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। तो आप चेक कर सकते हैं ए का थर्ड आ रहा है, ए का थर्ड आ रहा है, यहाँ भी बी का जो है वो फर्स्ट आ रहा है, बी का फर्स्ट आ रहा है, और सी जो है उसका फोर्थ आ रहा है, और डी जो है उसका सेकंड आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो करेक्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो विटामिन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं नीट में। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। मींस ESR के लिए आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा गया है। तो ESR की रिएक्टिविटी तभी बढ़ती है जब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ जो ग्रुप्स अटैच हैं, देखो CH3 सब में आ रहा है, कंपेयर करें तो अगर, तो यहाँ NO2 है, यहाँ OCH3 है, यहाँ 2 NO2 ग्रुप है, ये तो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ये तो डेफिशिएंसी को क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देंगे। यहाँ OCH3 डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो ESR की रेट को भी क्या कर देगा, इंक्रीज करेगा। मींस ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए अगर अपन देखें, NAR के लिए देखें तो ये एल्डिहाइड और कीटोन शो करते हैं, और उन्हें आपको देखना होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जिसके लिए स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो यहाँ देखो इथेनॉल है, इथेनेल है, प्रोपेनेल है, प्रोपेनॉन है और ब्यूटेनॉन है, 4 कंपाउंड्स हैं। तो इनमें इथेनेल का स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम आ रहा है, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन सबसे कम दे रखा है तो ये नहीं होगा। यहाँ प्रोपेनेल ये भी नहीं होगा, प्रोपेनॉन ये भी नहीं होगा, ब्यूटेनॉन सबसे कम दे रखा है, उसके बाद प्रोपेनॉन, उसके बाद प्रोपेनेल, और उसके बाद कौन सा आ गया, इथेनेल। तो ऑप्शन नंबर 4 जो आएगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 ionic species are stabilized by the dispersal of charge which of the following carboxylate ion is most stable। कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल बनाना है, मीन्स जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करना है, कम करना है। नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर सके। यहाँ CH3 ग्रुप है, यहाँ Cl है, यहाँ F है, और यहाँ क्या आ गया, 2F आ गए। तो ये F क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे और इस नेगेटिव चार्ज को मिनिमाइज कर देंगे, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे। मीन्स ऑप्शन नंबर 4